सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके बारे में सीखा, समझा, जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर किया होगा इस संदर्भ में कि आप अपने आने वाले रिसर्च के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूं क्या है, तो उसको करते समय कोई दिक्कत महसूस हुई, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, ऐसा कुछ है? सिद्धिदात्री, कल्पना, अंजलि, अनामिका, कैलाश जी, इफ यू हैव any doubt you may ask. No, sir. Okay, fine then. तो आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक लेके चलेंगे, एक्सप्लोरेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो है एसिलिटेशन हम बोलते हैं इसको। और पहले मैं आपको थोड़ा सा ये स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, एक मिनट। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? No, sir. नहीं? नहीं 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 सर, नहीं सर। अब आया स्क्रीन? अब स्क्रीन आ गया? Yes, sir. ओके, शोर नहीं करते, ठीक है। सो देखिए, हम लोग आज जो है विजुअल एलिसिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और जो विजुअल एलिसिटेशन है, इसकी स्टार्टिंग जो हुई है ये बेसिकली फोटो एलिसिटेशन से स्टार्ट हुआ है। और फोटो एलिसिटेशन का जो मोस्ट ऑफ यूज इनिशियल पीरियड में हुआ वो मेडिकल साइंसेज में हुआ, ठीक है। जैसे कि जब वे लोग डिफरेंट पेशेंट का कुछ कुछ सैंपल लेते थे, फोटो क्लिक करते थे, देन दे यूज टू आस्क द क्वेश्चन, सम स्पेसिफिक क्वेश्चन टू द पेशेंट्स। वैसे ही जब वो डिफरेंट टाइप के डायग्नोसिस करते थे, तो जो डायग्नोसिस रिपोर्ट होते थे उनको वो लोग कंपैरिजन करते थे। दे यूज टू डू सम पीयर डिस्कशन, ठीक है, टू कम अप विद एन स्पेसिफिक आइडिया अबाउट समथिंग, अबाउट एनीथिंग, जो उनका पर्पस रह रहा होता है। उसके बाद जो फोटो एलिसिटेशन का स्टार्टिंग हुआ, तो जो विजुअल नैरेटिव, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कम्युनिकेशन डिज़ाइन में ज़्यादातर इसका यूज़ होता आया है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हुआ। तो जो विजुअल नैरेटिव था वो जो फोटोग्राफी होती थी, तो उन फोटो से ही कम्युनिकेशन डिज़ाइन में उन फोटो को इवेलुएट करते थे, उसको असेस करते थे। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन इट and what is the feeling, and what is needed to be expressed, and what could be, kind of like if what if, similarly, ठीक है। तो उसके बाद सिंस विजुअल आर्ट, स्पेसिफिकली विजुअल आर्ट का जो डोमेन है, ठीक है, हम लोग का जो पेंटिंग है, स्कल्पचर है, टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में थोड़ा क्या है कि टेक्सटाइल के दो एक पार्ट हो जाते हैं, एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो जाता है और एक टेक्सटाइल डिज़ाइन हो जाता है। तो जो जो डिसिप्लिन विजुअल आर्ट्स के जो ज़्यादातर डिज़ाइन और एस्थेटिक की तरफ झुके हुए होते हैं, तो उसमें
चीज़ें ज़्यादातर फीलिंग से जुड़ी हुई होने के कारण हमारे पास जो मेथडोलॉजी है उसकी जो है प्रॉपर मेथडोलॉजी एप्रोप्रिएट जिसे हम बोलते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। ठीक है, तो अब इस लिमिटेड ऑप्शन होने की वजह से जो डिफरेंट डोमेन में एग्जिस्टिंग मेथोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया गया है, बहुत सारे मेथोलॉजी अडॉप्ट किया गया है। और जब ये अडॉप्शन का सिलसिला चल रहा था तो उसमें कुछ मेथोलॉजी ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। ठीक है, तो जैसे कि जो हम लोग पिछले 3 दिनों से हम लोग ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रहे थे, ये बेसिकली सोशियोलॉजी की मेथोलॉजी है। ठीक है, लेकिन उसमें जो विजुअल मैपिंग करते हैं वो इनोवेशन है उसमें, जिसको हम लोग पूरी तरीके से विजुअल आर्ट डिसिप्लिन डोमेन में उसका यूज कर सकते हैं। तो वैसे विजुअल एलिसिटेशन जिसको मैंने ये नाम दिया है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो मोस्टली आपको फोटो एलिसिटेशन के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो जो फोटो एलिसिटेशन के जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी थियरी आपको मिलेंगे, ठीक है, समझ लीजिए कि उसी थियरी को रिफाइन करके अपने विजुअल आर्ट के जो डोमेन है उसके कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्टलाइज किया हुआ है और जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सवाल, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है ना, तो अब सवाल ये है कि ये जो शब्द है एलिसिटेशन, एलिसिटेशन है क्या? ठीक है, तो देखिए एलिसिटेशन जो है एक्सप्लोरेशन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, जब कुछ भी आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, उसको आपने निकाल लिया, उसको आपने सेपरेट कर लिया, आप उसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करना हो, जिस तरीके से उसको रिसर्च के लिए प्रोसेस का आउट करना हो आप करते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब हम एलिसिटेशन की बात करते हैं तब हम लोग हिडन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है ना, तो एलिसिटेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आप कुछ ऐसे रिएक्शंस के थ्रू, कुछ ऐसे फीलिंग्स जो एक्सप्रेस हो रहा होता है उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं वो एक्चुअल में एक ऐसा मैसेज होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि छुपी हुई होती है। या फिर अगर मान लीजिए हम आर्टिस्टिक स्टेटमेंट्स को रेफर करें तो किसी आर्टिस्ट ने अपना आर्टिस्टिक रेफरेंस देते हुए ये बोला, आर्टिस्टिक स्टेटमेंट देने हुए ये बोला कि आई हैव पेंटेड ऑल माय एक्सप्रेशन रिलेटेड विद सो एंड सो। ठीक है, सो अब नाउ वी हैव अ बिग क्वेश्चन एज अ रिसर्चर कि इज देयर any similarity that can be detected in between the artistic statement and the pictures, the matter, the artifact that have been depicted or built. ठीक है, so in that case we need to do some kind of visual mapping as we did previous days, and the most important, we need to explore the hidden facts, hidden things in that particular artifacts, है ना? So we, in that case we have this visual elicitation. Okay, so as per Thomas, who has uh, who has put his research commentary in 2009 about visual elicitation, as per his saying, he has told that when we are going to generate any kind of verbal discussion to create data and knowledge through an interview by exploring the paintings, photography, sculpture, or any other visual mediums that we have. So this is a process. इस प्रोसेस को हम लोग विजुअल एलिसिटेशन बोल सकते हैं। मतलब कि थॉमस के अनुसार ये था कि जब हमें एक वर्बल डिस्कशन को बिल्ड करना होता है, जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, इन पर्सन बात कर रहे होते हैं, उस दौरान हमें कोई ना कोई डेटा या नॉलेज या न्यू डेटा को हमें क्रिएट करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उस प्रोडक्शन के लिए हम जो बातचीत कर रहे होते हैं वो बातचीत नॉर्मली एक ट्रेडिशनल जो इंटरव्यू होता है उसमें हम लोग
टॉपिक होता है उनके पास, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट दैट कैन नॉट बी विजिबल ओवर देयर, राइट देयर, ठीक है। बट जब विजुअल एलिसिटेशन को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो उन विजुअल को उनके समक्ष हम लोग रखते हैं, उनके सामने होता है, ठीक है, और वो सामने रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये थॉमस का एक्सप्लेनेशन है विजुअल एलिसिटेशन के ऊपर। अब हार्पर जो है, उन्होंने ये बोला, बाहर जाओ बाहर, ठीक है, जब ज्योति इसको लेना, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सो हार्पर ने इसको सेम जैसा थॉमस ने एक्सप्लेन किया था, उसके पहले हार्पर ने भी वही एक्सप्लेनेशन दिया था, बस अंतर इतना था कि उन्होंने बोला था कि विजुअल इलस्ट्रेशन के थ्रू, विजुअल इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग जो है हिडन एस्पेक्ट को निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब वो फीलिंग, इमोशन, सब्जेक्ट डिपिक्शन, मैसेज, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। जो हमारा रिसर्च पर्पस होता है ना, उस पर्पस से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ जो कि हिडन हो सकता है किसी भी विजुअल में, जो पेंटिंग हो, टेक्सटाइल डिज़ाइन हो, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन हो, स्कल्पचर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजियम में हो, गैलरी में हो, ठीक है, हम लोग वहाँ से अपना ये काम कर सकते हैं। ये हार्पर का था। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? यस सर, आ रही। अब देखिए, ट्रेडिशनल जो इंटरव्यूज होते हैं डेटा कलेक्शन के, और जो विजुअल एलिसिटेशन होता है, देखिए विजुअल एलिसिटेशन जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस समय हम लोग इंटरव्यू ही ले रहे होते हैं, इन पर्सन इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इन पर्सन हो, आजकल हमारे पास जो ये टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम लोग वैसे भी कर लेते हैं, वर्चुअली भी कर लेते हैं, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस तब ज़्यादा होता है जब ये इन पर्सन होता है। हुँ? उसके प्रोसेस से आपको समझ में आएगा कि इन पर्सन कैसे, क्यों इफेक्टिव है, वर्चुअली क्यों उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहे जैसे भी करें, वर्चुअली करें चाहे इन पर्सन करें, होता इंटरव्यू है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो दोनों दोनों ही, जो ट्रेडिशनली जो हम लोग जो तरीका हमारा इंटरव्यू लेने का होता है, और जो ये विजुअल एलिसिटेशन वाला तरीका होता है, इन दोनों में सिर्फ इतना होता है कि जो विजुअल एलिसिटेशन होता है, इसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आर्ट वर्क का होता है, उसको बड़े आसानी से पार्टिसिपेंट पहचानता है, पहचानने के बाद उसको इजीली रिप्रेजेंट या फिर इंटरप्रिटेट भी कर पाता है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, दो केस है आपके पास। एक तो एग्जाम जैसे हम लोग देते हैं ट्रेडिशनली, एग्जाम हॉल में बैठे, हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती है रेफरेंस के लिए, मतलब वी आर नॉट अलाउड टू डू चीटिंग्स, है ना। फिर जो हमारे मेमोरी में होता है वही हम लिखते हैं, कई सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं, एम आई राइट? यस सर। कई सारी चीज़ें छूट जाती है, कई सारी चीज़ें हम गलत भी लिख के आ जाते हैं, मार्क्स कट हो जाता है। सपोज वी हैव दैट परमिशन टू bring something, to produce something in the classroom examination room for reference, ठीक है ना। मतलब कि सपोज चीटिंग अलाउ हो, तब क्या गलती की कोई गुंजाइश होगी, कोई चीज छूटेगा? हम्म? तो सेम वही चीज है विजुअल एलिसिटेशन और ट्रेडिशनल इंटरव्यू के बीच में अंतर का, ठीक है। विजुअल एलिसिटेशन जब हम करते हैं, तब हम जिस चीज के बारे में बात करते हैं वो चीज वहां पे मौजूद होती है, ठीक है। और जब हम ट्रेडिशनल इंटरव्यू करते हैं, तब हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और 99% प्रोबेबिलिटी इसी की होती है कि वो चीज़ें मौजूद नहीं होती है, ठीक है। अब एक रिसर्चर को विजुअल एलिसिटेशन करना क्यों चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। पहला, कि किसी भी आर्टिफैक्ट
कोई भी आर्टिफैक्ट जो भी है उस आइटम के थ्रू ही न्यू नॉलेज को प्रोड्यूस करना, ढूंढना, ठीक है। आर्टिस्टिक स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको वैलिडेट करना, ठीक है। अब आर्टिफैक्ट से ही न्यू नॉलेज कैसे ढूंढने की बात है, जो पॉइंट नंबर 1 है। देखिए क्या होता है, एक जो आर्ट वर्क होता है उसके कुछ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो कलाकार है, कलाकार का तरीका, शैली, कलाकार का स्टाइल, मटेरियल, टेक्निक, मीडियम, सब्जेक्ट दैट ही हैज सेलेक्टेड, ही और शी हैज सेलेक्टेड टू पोर्ट्रे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस करते हैं रिसर्च में, एक कलाकृति को इवेलुएट करते समय, वो होती है कलाकार की मैच्योरिटी। नंबर 1, कलाकार का जो जो सब्जेक्ट, जो विषय वहां पे चित्रित है, उस विषय के संबंध में उसकी अपनी निजी जानकारियां, ठीक है, और उसका निजी ओपिनियन। देखिए जानकारी और मतलब इंफॉर्मेशन और ओपिनियन बोथ आर डिफरेंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, द फैक्चुअल डेटा सेट, दैट इज इंफॉर्मेशन। ओपिनियन, it will have some combination of factual information and the feeling, the internal feeling, ठीक है, पर इंडिविजुअल, है ना। तो ये दो एलिमेंट है ना, इंफॉर्मेशन, पर्सनल पर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, और उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट का अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। ये दो चीजों को आर्ट स्टाइल की एवेल्युएशन में हम लोग हमेशा मिस करते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो बीच बीच Yes, में sir, सुन पा मतलब रहे थोड़ा हैं। सा बोलते रहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में बस पीपीटी दिख रहा है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि कनेक्शन है कि नहीं है ना। और मुझे ये भी लगता रहेगा जी कि सर। आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑनलाइन में देखिए यही सबसे बड़ी मुझे तकलीफ होती है कुछ भी डिलीवर करते समय, कि आई एम नॉट एबल टू असिस द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, द लिसनर, ठीक है। तो उससे ये पता चलता रहेगा ना मुझे, अगर जो क्लासरूम होता है, ऑफलाइन क्लासरूम होता है, तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखते समय मुझे समझ में आता है कि आ सकता है कि उनको कोई भी बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ऑफलाइन में मेरे पास वो सारे चॉइसेस नहीं है, आई डोंट हैव दोज ऑप्शंस। तो उसमें क्या है कि नाउ योर रिएक्शन बीच बीच में, दैट कैन गिव सम सपोर्ट एक्चुअली टू अंडरस्टैंड हाउ क्लास इज गोइंग ऑन, है ना। तो ये जो दो चीजें आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना, कि हम लोग जब किसी भी कला शैली का, कला आंदोलन का, ठीक है, कला से रिलेटेड कोई भी चीज हम इवेल्युएशन करते हैं, तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं हमारे पूरे रिसर्च डिसर्टेशन में कलाओं का जो मूल्यांकन है ना, वो होता ही होता है, हर कोई करता है। और उस दौरान हम ये दो चीजें जरूर मिस करते हैं। आप लोग नोट करिए कि आप लोग जब पीएचडी करने जाएंगे तो इसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट ही सब चीजें नजर आएंगी, ठीक है ना। मतलब ये समझ लीजिए जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको, जो आपकी समझ है, जो आपने पढ़ा होगा, जो आप कर रहे होंगे ना, बहुत अंतर दिखेगा। तो उसमें पहला ये है कलाकार का अनुभव। उसका अनुभव साल में हो सकता है, उसका अनुभव जनरेशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो अनुभव पर्टिकुलर कलाकृति के लिए है, मतलब उस कलाकृति के सृजन के दौरान उसका निजी अनुभव क्या था। दूसरा अनुभव मतलब कार्य करने का अनुभव, ठीक है ना, कार्य करने का अनुभव। वो पेंटिंग कितने समय से कर रहा है, उसको पेंटिंग करने का एक्सपीरियंस कितना लंबा है, उस चीज का डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। दूसरा है आपका कि उस कलाकार का उस विषय संबंधी, जिस विषय का अभ्यास वो कर रहा है, जिस विषय का वो चित्रण कर रहा है, उस विषय को लेकर उसके पास इंफॉर्मेशन कितना है उस दौरान, उस समय, और उसका ओपिनियन क्या है। बहुत महत्व है इसका। बिना इसके आप एक्सप्रेशन को जो है ना इंटरप्रेटेट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, है कि नहीं। तो ये दो चीजें हर कलाकार के पास होती है, लेकिन हम उसके
वो एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन, ठीक है, और ऑयल, एक्रेलिक, इन्हीं चक्करों में उलझ के रह जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हम लोग विजुअल एलिसिटेशन क्यों करते हैं? कि हमें आर्टिस्टिक स्टेटमेंट को वैलिडेट करना होता है। देखिए, मतलब बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इमोशनल वे में मत लीजिएगा, किसी का भी मैं वो निरादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कोई बहुत बड़ा, बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है, ही इज मतलब क्वाइट रेवरेंट टू द आर्ट स्टूडेंट्स, आर्ट लर्नर। रेवरेंट मीन्स पूजनीय, है ना? कितना बड़ा कलाकार है। उसने अपनी कोई कलाकृति बनाई, उसकी कलाकृति को एक्सप्लेन करने के लिए दो लोग हैं। एक तो वो कलाकार स्वयं, दूसरा वह व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं आर्ट क्रिटिक। सही? अब कलाकार के स्वयं प्रभाव, वो आउटसाइड प्लीज। कलाकार का जो स्वयं, जो उसका डिफाइन कर रहा है अपने काम के बारे में, अपने काम के बारे में जो बता रहा है, जो वो उस काम के ऊपर एक आर्टिस्टिक स्टेटमेंट दे रहा है, वो स्टेटमेंट बायस तो नहीं है, वो स्टेटमेंट एक तरफा तो नहीं है। वैसे ही जो आपका आर्ट क्रिटिक है, वह बायस तो नहीं दे रहा है। क्या पता वो गैलरी ऑनर हो, उसका कोई एक आर्थिक निहितार्थ छुपा हो उसमें, ये हो सकता है। इसलिए इस चीज का, इसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, और अगर वैलिडेट हो जाता है ना, तो उस आर्टिस्टिक स्टेटमेंट की महत्व बढ़ जाती है। तो एज ए पीएचडी स्कॉलर, एज ए रिसर्चर, any stream researcher, any level of researcher, it is our responsibility, or it is kind of our contribution to the art। ठीक है? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, नहीं। हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, वो थीसिस लाइब्रेरी में सड़नी नहीं चाहिए, है ना? कोई पन्ना भी नहीं पलट के एक बार देखे, उसका कोई अपना एक महत्व होना चाहिए। ठीक है? तो इस संदर्भ में, आर्टिस्टिक स्टेटमेंट के वैलिडेशन के संदर्भ में, आप लोग वो देखते हैं क्या, वेब सीरीज देखते हैं? कुछ कुछ सर, अच्छी वाली। एक रिसेंटली ना यस एक सर। वेब सीरीज है, एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है, उसका सेकेंड सीजन आया, उसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस, पंकज त्रिपाठी है उसमें। यस सर। देखा है आप नाम लोगों ने सुना सेकेंड है, सीजन? देखा नहीं है सर। अच्छा, उसको उसको आप पूरा देखिए या ना देखिए, लेकिन उसका एक एपिसोड है, उस एपिसोड का टाइटल है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बायस। ठीक है ना? ओके सर। वो जरूर देखिएगा। देखिए, कम्युनिकेशन बायस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कम्युनिकेशन बायस जो है ना, साइकोलॉजी का एक टर्म है, ठीक है, साइकोलॉजी की एक थियरी है। हम्म? लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, होता क्या है ना, मान लीजिए मैं जो भी बताऊंगा, आपने उसको आइडेंटिकली फॉलो कर दिया पीएचडी में, थीसिस आपने लिख के प्रोड्यूस कर दिया, आप प्रोफेसर हो गए। आप आज से जो है 5-7 साल बाद फिर किसी एक ग्रुप को रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है? जो मैंने आपको बताया ना, वही आपने अपने रिसर्च डिसर्टेशन में इनकॉर्पोरेट किया, वही फॉलो किया मेथड और मेथोलॉजी में, और फिर आप जाके वही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है? लेकिन आपने कभी भी ना इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया, कोई टेक्स्ट बुक उठा के नहीं देखा कि जो मैंने बताया आज आपको, वो सही बताया भी कि नहीं बताया, मेरा इंटरप्रिटेशन सही था भी कि नहीं था। अगर मेरा इंटरप्रिटेशन सही था, तो क्या जो मैंने समझा वो सही समझा कि नहीं समझा, है ना? मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना? लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जो मैंने कहा वही सही मान के आप चल लिए, तो कम्युनिकेशन बायस में ना, किसी चीज का एक एक किसी भी फिनोमिना, घटना का सत्य, उसमें सत्यता का होना एक अलग बात है, और उसकी सत्यता पर यकीन करना अलग बात है। ठीक है? जैसे आप बोलेंगे कि मुझे यकीन है कि जो पीयूष सर ने एक्सप्लेन किया मुझे रिसर्च के बारे में, वो बिल्कुल सही है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया कि पीयूष सर ने जो एक्सप्लेन किया वो सही किया, ये दूसरा स्टेटमेंट है।
दोनों स्टेट में क्या अंतर है? जब आप ये बोलेंगे ना कि मुझे यकीन है कि पीयूष सर ने जो बोला वो सही बोला, सही एक्सप्लेन किया, तो इस संदर्भ में आपको यकीन है, आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने जो सुना आपका यकीन है, ये इंडिविजुअल आपकी थॉट है, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट दिस थॉट टू अदर्स, ठीक है। बट जब आप ये बोलते हैं कि पीयूष सर ने जो बोला, जो एक्सप्लेन किया वो सही किया, तो इस स्टेटमेंट में अब आज आज मैं ना घर पे हूँ, घर पे 3-4 बच्चे जो है ना ये अपने परेशान हैं कि हो क्या रहा है। तो जब आप बोलते हैं कि पीयूष सर ने जो एक्सप्लेन किया वो सही एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, तब इसका मतलब ये है कि आपने इसको, या तो आपके पास प्रायर नॉलेज या इंफॉर्मेशन था इसके बारे में, और या तो पीयूष सर ने जब एक्सप्लेन किया उस समय कई सारे रेफरेंस दिए, जैसा भी मैंने बोला थॉमस हार्पर, ठीक है ना, या तो पीयूष सर के एक्सप्लेनेशन के बाद आप जाके खुद वेरीफाई किए, कोई टेक्स्ट बुक ढूंढे, कोई आर्टिकल पढ़े, कोई जर्नल देखे, कोई रिसर्च मेथोलॉजी की किताब खोले, साइकोलॉजी में गए, किसी प्रोफेसर से बात की, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जो सत्य वाला है, सही वाला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप किसी के लिए, किसी के भी ऊपर लागू कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन। जो दूसरा वाला है ये इन्वेस्टिगेशन है जो आपको अपने पीएचडी में करना चाहिए, ठीक है। जो पहला वाला है, जो यकीन वाला स्टेटमेंट है, वहां पे आप कम्युनिकेशन बायस के शिकार हो गए। कैसे? कि आपने बोला मुझे यकीन है, तो आपकी यकीन का, आपको यकीन है तो उसका कोई ना कोई आधार होगा। आधार ये एक ये हो सकता है कि आप जो भी आपके, मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, मतलब एक तरीके से मैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सटर्नल फैकल्टी, एक्सपर्ट के तौर पे। तो जो आपके इंटरनल फैकल्टी है उन्होंने आपको बोला कि जो भी वो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। आपके जो साथ के लोग हैं उनसे जब आपने बात किया तो उन्होंने बोला जो भी से कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। आपने किसी और को जाके बोला कि उन्होंने विजुअल एलिसिटेशन के बारे में ये बोला, तो उन्होंने बोला हाँ वो जो कह रहे हैं सही ही कह रहे हैं, सही ही कह रहे हैं, है ना। यानी कि 4-5-10 एक छोटे से ग्रुप या बड़े से ग्रुप तक वो बात पहुंचते पहुंचते पहुंच तो गई बात, लोग बात कह भी रहे हैं लेकिन किसी ने वैलिडेट नहीं किया। फिर आपने ये सोचा कि यार जब इतने लोग कह रहे हैं कि बात सही है तो सही ही है ना। इस चीज को बोलते हैं कम्युनिकेशन बायस। ये चीज मोस्टली होता है। अगर मैं, जैसे कि अगर आप कभी देखिए, एक तो हम लोग विजुअल एलिसिटेशन जो करते हैं ना, वो एक डेप्थ जो जानकारियां होती है ना उसको निकालने के लिए करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, है ना। एक बहुत गहराई में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी भी आर्टिफैक्ट्स को जब आप बहुत गहराई में जाते हैं ना, तो अगर उस आर्टिफैक्ट के बारे में 4 लोगों ने कोई बात कही होगी ना, तो आपको उसमें सिमिलैरिटी ढूंढने में बड़े मुश्किल से सिमिलैरिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। ये आर्ट में स्पेशली होता है कि नहीं। आप लोग, हम लोग बोलते हैं ना कि आर्ट ऐसी चीज है समझने की कि जिसका जैसा व्यक्तित्व होता है, जिसकी जैसी मानसिकता होता है और जिसके पास जैसा स्वभाव होता है, ये प्री रिक्वेस्टेड, मतलब प्रायर नॉलेज या नॉलेज, प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट होता है, वो उसी हिसाब से उसको परसू करता है ना। हम यही बात बोलते हैं ना, है कि नहीं। तो अब ये चीज होता क्या है कि हम इन डेप्थ करते हैं तो हमें थोड़ा सिमिलैरिटी ढूंढने में मुश्किलें सामना कर सकना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग थॉट होता है। लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर कलाकृति के बारे में जो उसका सृजन करता है, जो कलाकार है, हम किसी के पास गए, ठीक है, उसको बोले कि ये पेंटिंग एम एफ हुसैन द्वारा बनाई गई, और एम एफ हुसैन ने बोला कि इस पेंटिंग में जो ये घोड़े हैं ना, ये उनको सपने में आए थे। ये मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, एग्जाम्पल के लिए बस है। आप लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ एम एफ यस सर। हुसैन और ये सब बातें, ये बस एग्जाम्पल के लिए है, कोई सच्चाई नहीं है, मतलब एक बनाया हुआ एग्जाम्पल है।
तो अब एमएफ हुसैन ने बोला कि एक आदमी एक आर्ट डीलर है, वो किसी कस्टमर के पास गया और आर्ट लवर के पास गया, उसके पास एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग दिखाई, उसमें घोड़े थे, ठीक है। उसने बोला कि एमएफ हुसैन साहब ने इस पेंटिंग के बारे में बताया कि ये जो घोड़े हैं ना, ये उनको सपने में आए थे, सपने में दिखा था, यही उसका पोस्चर था घोड़े का। और मुझे मुझे लगा कि मैं मेरे मेरे साथ मेरे से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। और वो जो भावनात्मक रूप से मेरा एक जुड़ाव हो गया, तो मैंने इसको पेंटिंग में उकेर दिया, ठीक है। उसने उस आर्ट लवर को बोला, आर्ट लवर ने बोला कि यार, कोई कलाकार सपने में आने वाली चीज को कैसे एकदम बना सकता है, ठीक है ना। कितनी बड़ी बात है, सपने में आने वाली चीजें जो है उतनी क्लियर नहीं होती है ना। ऐसे करके या कुछ भी वो समझ के उसने ले लिया। अब आगे चल के वह अपने दोस्त रिश्तेदार वाले सर्कल में यही कहानी सुना रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि जो आर्ट डीलर है ना, उसको वो पेंटिंग बेच नहीं रही होगी, सिर्फ बेचने के लिए उसने एक कहानी बुन दिया, एमएफ हुसैन साहब ने बोला नहीं। अब वो पेंटिंग जो है ना, जब उस बायर के पास गया, उस आर्ट लवर के पास गया, उसके पास जितने लोग आ रहे हैं सबको वही कहानी बयां कर रहा है, ठीक है। सबको वही कहानी बयां कर रहा है। तो यहाँ पे जो आर्टिस्टिक स्टेटमेंट है उसका तहस नहस हो गया। अब आर्टिस्टिक स्टेटमेंट आपको क्योंकि वो आर्ट डीलर है, वो जो गैलरी वाला है, तो उसको आप कंसीडर करते हैं, एमएफ हुसैन साहब नहीं है उसको बताने के लिए, तो वो वहां से तहस नहस हो गया। अब वो मैं चाहता तो यहाँ पे ये आर्टिस्टिक स्टेटमेंट एमएफ हुसैन के नाम पे भी बोल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं बोला, ठीक है ना। तो अब वो जो आदमी है ना, जो आर्ट लवर है, अगर वो सच में आर्ट लवर है, ठीक है ना, तो लेकिन वो रिसर्चर तो है नहीं कि वो जाके उसको रिसर्च करके देखेगा, क्या करेगा। लेकिन आप रिसर्चर है, आपने एमएफ हुसैन के उन चित्रों का मूल्यांकन करना है जिन चित्रों में घोड़े बने हुए हैं। मान लीजिए आपका विषय है, ठीक है। तो आपके पास पहला सवाल ये आया कि एमएफ हुसैन साहब ने घोड़ों को ही क्यों चित्रित किया, दूसरे अन्य जानवर भी थे, है ना। एक बहुत बेसिक सवाल आया, बचपना वाला सवाल आया, सिली क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। ऐसा एक कहावत है, सिली क्वेश्चंस लेट द प्रॉब्लम, ठीक है, लेट द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। तो आपने बेसिक सवाल आया कि मतलब एमएफ हुसैन साहब ने घोड़ों को ही क्यों चुनाव किया, घोड़ों का ही चुनाव क्यों किया, ठीक है। तब आपने सोचा कि मतलब भाई इसके बारे में तो वही बताएगा जिसने पहला एक्सप्लेनेशन दिया। जिसके पास कलाकृति होती है सबसे पहले आप उनसे पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको ये बात किसने बताया, उसके पास जाएंगे, आपको किसने बताया, आप उसके पास पहुंचेंगे, पता चला उसने ही बोला कि ये बात है। तब आपको ये तय करना पड़ेगा एज अ रिसर्चर कि ये जो स्टेटमेंट है ना, सपने वाली बात, कि सपने में घोड़े आए थे, उनसे मेरा एक जुड़ाव महसूस हुआ, एक कनेक्शन था, उस कनेक्शन वो एक भावनात्मक पक्ष था, तो उसी भावनाओं में बह के एमएफ हुसैन साहब ने घोड़ों का चित्रण कर दिया, है ना। अब भावनाएं, ठीक है, जुड़ाव, जो सपने दिखते हैं, जो सपनों में विजुअल्स, ड्रीम के जो विजुअल्स होते हैं, उन विजुअल्स का याद रखना, जो कहते हैं ना मेमोरी में रहने की जो एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। जो सपने में विजुअल्स दिखते हैं, जब हम उसको रिकॉल करते हैं, तो विजुअल कितने परसेंट क्लियर होता है ना। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेके आप इवेल्युएशन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई ये भावनात्मक पक्ष की बात हो रही है, तो ये इमोशन है, साइकोलॉजी का कोई मुझे अच्छा साइकोलॉजिस्ट मिलेगा जो जानकार होगा, वो बताएगा, आप उसके पास जाएंगे, उस पेंटिंग का एक फ़ोटो खींच लिया आपने, उस फोटो को लेके जाएंगे। एमएफ हुसैन ने और भी घोड़ों का चित्रण किया होगा, उसका भी फोटो लेके जाएंगे, फोटो लेके जाके उनसे बात करेंगे, उस साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे कि ये सर, ये एमएफ हुसैन ने बहुत सारे चित्र बनाए हैं घोड़ों का, और ये के घोड़े का चित्र है, सिंगल वाला। अब भाई जिसने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, जिसने आर्टिस्टिक स्टेटमेंट दिया है इस पे, उसका कहना ये है कि सपने में आया था, उनका भावनात्मक जुड़ाव था। साहब आप एक्सप्लेन करिए।
अब वो जो साइकोलॉजिस्ट होगा ना, वो चीज़ों को तुरंत देख रहा होगा, देख के वो जवाब देता जाएगा आपको, ओपन एंडेड आंसर देता जाएगा, कि वो आपको बताएगा कि देखिए भावनाएं क्या होती है, सपने वाली जो भावना होती है वो क्या होती है। अगर जो सपने में जो चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों के साथ जो आदमी जब वो अपने प्रेजेंट लाइफ में आ जाता है, तो उसके साथ अब उसका जुड़ाव किस तरीके से बनता है, वो कितने देर तक याद रह सकता है, ऐसे तमाम चीज़ों का वो आंसर दिया। ठीक है ना। आंसर देने के बाद अब आपका जो है इन डेप्थ जो डेटा था वो आपके पास मिल गया। बाद में आप करेंगे एनालिसिस, मैं बताऊंगा कौन सा मेथड होता है एनालिसिस का। ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने कोई मेथड लेके एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला कि अरे यार, वो जो आर्टिस्टिक स्टेटमेंट दिया था वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि एम एफ हुसैन साहब जो है सुबह सो के उठे होंगे। मान लीजिए उसने, साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि एक बार नींद खुलने के बाद जो विजुअल्स हमें सपने में दिखते हैं, वो पहले घंटा 60% क्लियर होता है, दूसरे घंटा वो मात्र 10% ही क्लियर रह सकता है, तीसरे घंटा उसकी जो क्लियर होने का होता है वो 2 या 1% होता है, फिर तो क्लियर होता ही नहीं, याद ही नहीं होता क्या होता है। मान लीजिए उसने एक थियरी दी, मतलब एक प्रूव्ड थियरी दी। ठीक है ना। फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एम एफ हुसैन साहब सुबह उठे होंगे और बिना दातुन भंजन ही ब्रश ब्रश फ्रेश फ्रेश नाश्ता किए बिना पेंटिंग करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, क्या पता वो आर्ट को लेके बहुत पागल हो, बहुत पैशनेट हो, उनको लगा होगा कि ये देखा मुझे, तुरंत ब्रश उठाया, पेंट उठाया, कैनवास उठाया, धड़ा धड़ा शुरू कर दिया है। ये भी हो सकता है। फिर आप एम एफ हुसैन के फैमिली फ्रेंड जो उनके बहुत करीब से जान रहे होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो पेंटिंग बनाने का सबसे सही समय कौन सा सुनिश्चित करते हैं। फिर उन्होंने, किसी ने बोला कि भाई वो नॉर्मली जो है जब बहुत दोपहर को पेंटिंग करते हैं, शाम को करते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको एक मूड चाहिए होता है, कुछ भी बोलेगा। फिर आपने कहा कि यार, जो साइकोलॉजिस्ट था उसने बोला कि तीसरे घंटे में 1% रह जाती है, और यहाँ पे जैसा मैंने सबसे बातचीत किया उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, तो वो सो के जगने के ना कम से कम 4 घंटे पहले, 4 घंटे तक ना कोई काम ही नहीं करते, पेंटिंग नहीं करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो करते हैं पेंटिंग। फिर आप इस आधार पे, तो ये हो गया कि भाई अगर ये आर्टिस्टिक स्टेटमेंट है कि सपने में दिखने वाला विजुअल्स को डिपिक्शन, ये तो गलत हो गया, ये सच नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। तो सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि आर्टिस्टिक स्टेटमेंट का इवेल्युएशन इस तरीके से, इस रिगरस प्रोसेस से भी किया जा सकता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। यस सर, आपकी आ रही है। जो सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो नो बोल सकते हो, उसमें कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। सर, हाँ। सपने में आने वाली चीज को लेबरस प्रोसेस से किया जा सकता है, ये आपको क्वेश्चन है? नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब एक आर्टिस्टिक स्टेटमेंट था जिसमें सपने जैसी बात कही गई, ठीक है ना। अब ऐसे आर्टिस्टिक स्टेटमेंट का मूल्यांकन, ठीक है, भी इतने रिग्रेस प्रोसेस से हो सकता है, ये आपने सोचा था? नहीं सर। कि आप जो है साइकोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, उनके फैमिली फ्रेंड से मिल रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए? लेकिन यही तो होना चाहिए, रिसर्च में हम 5 साल 4 साल इसीलिए तो बिताते हैं। हाँ सर, हो तो सकता है, लेकिन ज्यादातर आर्ट वर्क को रिसर्च करने के लिए इस तरीके से किया नहीं जाता नॉर्मली। हाँ, क्योंकि होता क्या है ना, कि एक रिसर्चर पीएचडी स्कॉलर जो है, अपने अंदर वो हिम्मत जुटा ही नहीं पाता है कि जिस कलाकार के चित्र को ले रहा है उस कलाकार के द्वारा कहे गए बातों को मूल्यांकन करे। ठीक है, मैं गलत या सही ठहराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मूल्यांकन करना। ठीक है, वो इतना हिम्मत, कभी कभी सुपरवाइजर भी अलाउ नहीं करते, ऐसा भी है। ठीक है। तो खैर ये एक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जो विषय है, अब विषय जो चित्रित किया गया है, उस विषय का जो है इन डेप्थ एनालिसिस करना, ठीक है, स्टाइल का, टेक्निक का, मटेरियल क्या यूज किया गया। ठीक है। अब क्या है ना कि वो उस पर्टिकुलर पेंटिंग का अपना एक इम्पैक्ट होता है, आजकल ना उसके इम्पैक्ट में बहुत बातचीत होती है। ठीक है।
आजकल जो है कलाकृतियों के प्रभाव के, उसके सामाजिक प्रभाव, उसके आर्थिक प्रभाव, उसके पर्यावरणीय प्रभाव, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे बहुत बात होती है, ठीक है ना। और इस तरीके की इम्पैक्ट, पर्टिकुलर इम्पैक्ट एरिया या इम्पैक्ट जोन या फिर पर्टिकुलर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है, उसके बारे में भी अगर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सॉरी, तो विजुअल एलिसिटेशन जो है एक अच्छा मीडियम हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है ना, कई बार आर्टिस्ट जो है ना खुद उसको नहीं समझ में आता है कि वो अपने काम को एक्सप्रेस कैसे करे, ठीक है। शायद यही वजह होता है कि वो अपने काम को कई बार टाइटल नहीं दे पाता। आपने देखा होगा बहुत सारे काम अनटाइटल्ड होते हैं, राइट। यस सर। तो वो अनटाइटल होने का वजह यही होता है। कभी आप पेंटिंग बनाते हैं, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि यार मैं इस पेंटिंग को क्या टाइटल दूं। आपने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, लेकिन अपने एक्सप्रेस जो आपकी जो फीलिंग्स थी ना, उसका कोई नाम नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो वर्ड्स जब में नहीं एक्सप्रेस कर है, वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर हाँ, पाए। वर्ड्स में आप वही, मतलब वही है, नाम नहीं दे पा रहे, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ऐसा कलाकारों के साथ बहुत होता है, ठीक है। और इसीलिए अनटाइटल रह के पेंटिंग चली जाती है, ठीक है। फिर जो भी आता है रिसर्च करने वाला, वो अपने रिसर्च निहितार्थ के या रिसर्च उद्देश्य के अनुसार उसको एक्सप्लेन करके चला जाता है। लेकिन आर्टिस्ट ने क्या एक्सप्रेशन, उसका उसका पर्टिकुलर क्या फीलिंग था, वो एक्सप्रेस क्या करना चाहता रहा होगा, ठीक है ना, उसके बारे में एनालिसिस जो है ना हम करना भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि उसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पता होता तो पता नहीं होता है कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए और उसको जो है डिसर्टेशन में लिखने के लिए, इंटरप्रेटेड उसको शब्द देने के लिए हम लोग विजुअल एलिसिटेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज को याद दिलाना चाहूंगा कि जो विजुअल एलिसिटेशन होता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक तरीका होता है, मेथड होता है ना। ओके सर। हम्म, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। किसी को कुछ यस सर। पूछना है? यस सर। मैं देखो जरा कितने लोग ग्रुप में हैं। 14 यानी कि 12 है, मैं ही 10 11 12 लोग हैं, ठीक है ना। गॉट इट। चलिए, कहाँ गया ये। अब बात आती है कि विजुअल एलिसिटेशन के कंसीडरेशंस क्या है। अच्छा एक बात बताइए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको काम की लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है सर। तो आप, चलिए ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। So now we have to talk about what could be, yeah, what would be considerations for visual elicitation. Okay. So first is alignment with your research design and theoretical framework. ठीक है। हम लोग विजुअल एलिसिटेशन को अभी क्यों पढ़ रहे हैं? हमने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को बना लिया, 3 दिन पहले हमने कर लिया थे, परसों तक हमने कर लिया थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में एक्सरसाइज कि कैसे हमें इसे बिल्ड करना है, राइट। यस सर। अब बात ये आती है, और मैंने उसमें बोला था, देखिए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के होने के बाद ही हम रिसर्च को डिजाइन कैसे करेंगे, हम लोग ये तय करते हैं हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, स्कोप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या बनेगा, वी डू ऑल, है ना। तो अब बात ये आता है कि रिसर्च डिजाइन को थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ अलाइन कैसे करेंगे, कैसे ऐसे हो सकता है कि जो हमारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है उसी के हिसाब से रिसर्च को हम डिजाइन करें। देखिए जो रिसर्च मेथड होता है और मेथडोलॉजी होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या मुझे कोई बताएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मेथडोलॉजी? सर मेथड और मेथडोलॉजी में पूछ रहे हैं। जी जी। मेथड मतलब वो होता है जो तरीका हम अपनाते हैं, हम्म, और मेथोडोलॉजी वो होता है कि उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जो मेथड हमने अपने लिए सिलेक्ट किया उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आता है। कोई और?
जब आप पीएचडी करेंगे, आपके डिग्री का पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। वहां पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ही क्यों होता है? वहां पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ही क्यों शब्द चुना गया है? देखिए, जो अभी जिसने भी आंसर किया है उनका आंसर गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा अंतर है, ठीक है ना? तो मेरा सवाल ये है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, कोई बच्चा भी पूछ सकता है आपसे आके कि आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर रहे हैं, क्या आप फिलोसफी के डॉक्टर बनेंगे? आप कैसे जवाब नहीं देंगे? सर, जो जो उसके बाद हमारे पीएचडी कंप्लीट होने के बाद जो चीज हम मतलब जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वो एक एक तरह से हमारी फिलॉसफी बन के सामने आता है। मतलब हमारा खुद का एक एक मतलब हमारे दर्शन के आधार पे जो हमने अपने रिसर्च में निकाला है वो निकल के आता है, तो वो हमारी एक फिलॉसफी हो जाती है। इस वजह से उसको ऐसा कहते हैं, जो पूरी तरीके से सही होने की भी गारंटी नहीं होती है। हो सकता है फ्यूचर में कोई आके उसको गलत भी कर सकता है, प्रूव कर सकता है, हम्म। तो वो उसकी फिलॉसफी होगी। वो शायद अपने आप में पूरा ना हो, है ना? हाँ हाँ। देखिए, होता क्या है ना कि जो आपने मेथड होता है, जो कि आपने बताया था अभी, मेथड मेथोलॉजी का डिजाइन और तरीका। देखिए, मेथड यस सर। मेथोलॉजी में डिफरेंस पहले मैं बताता हूँ फिलोसफी की बात। देखिए, होता क्या है ना कि जब आप कोई न्यू नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं ना, न्यू नॉलेज, डिस्टिंक्ट नॉलेज, नॉवेल जो बोलते हैं नॉवेल्टी, तो वो ऐसा होता है ना कि दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड, प्रोबेबली इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, प्रोबेबली संभवतः इसे अभ्यास में नहीं लाया जा सकता, लेकिन आपने वो थियोरी प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है ना? तो देखिए, जब तक कोई भी चीज प्रैक्टिस नहीं की गई, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट करती है, उसका एक क्या बोलते हैं, प्रमाण, साक्ष्य ये मौजूद है, ठीक है? तो वो फिलॉसफी ही तो है। हम्म। तो हम लोग जब पीएचडी में जो हमारा थीसिस होता है ना, वो उस पर्टिकुलर डोमेन, एरिया, स्पेसिफिक एरिया डोमेन के अंदर उस चीज के जो फिलोसफिकल पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, व्यू ऑफ पॉइंट, उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर हमको इसको इसको और भी सरल भाषा में बोले, तो हम लोग पीएचडी में जिस सब्जेक्ट, जिस विषय का चुनाव करते हैं, जो हमारा टाइटल होता है, उस टाइटल के जो भी फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स छिपे हुए होते हैं, जो डिस्कस, जो अनकहे होते हैं, उनको हम लोग उन्हीं चीज़ों पे हम बात करते हैं, वही चीज़ें हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? चाहे हम मैथमेटिक्स में ही क्यों ना कर रहे हो, है ना? अब बात आती है मेथड और मैथोलॉजी। देखिए, मेथड एक तरीका हो गया, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका हो गया, और मैथडोलॉजी उस तरीके को एक्सप्लेन करता है, ठीक है? उस तरीके का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है विद विद एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन, कि हम वही तरीका क्यों अपना रहे हैं, है ना? कि हम वही तरीका क्यों अपना रहे हैं, क्यों ना दूसरा तरीका अपनाएं। मान लीजिए, अगर मैं जैसे उस दिन हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे ट्रेडिशनल सिंबल्स को लेके, तो हम लोगों ने एक विजुअल मैपिंग करी, ठीक है? ट्रेडिशनल सिंबल्स का को कंटेम्प्रेरी जो आर्ट है उसके अंदर, तो हमने विजुअल मैपिंग, तो एक तरीका है, लेकिन हमने उस विजुअल मैपिंग का चुनाव किया, तो हम बोलेंगे, एक बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे उसका, कि विजुअल मैपिंग से ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये तरीका है, वो तरीका है, ये चीज़ मैं ढूंढना चाहता हूँ, उसमें ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, इसका वर्णन इस तरीके से हम प्रॉपरली कर सकते हैं, ठीक है ना? जो हमारा ये ट्रेडिशनल सिंबल है उसका ऐसे ऐसे है। तो ये जब इस तरीके से कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं ना उसको, तो अब वो बेसिकली दैट इज पार्ट ऑफ मैथोलॉजी, ठीक है ना? और जो आप कॉन्टेक्स्ट, ये जो, सॉरी, जो आप कंस्टेंट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करते हैं, दैट इज क्वाइट नियरर, या नियरेस्ट टू, या क्लोजेस्ट टू द फिलोसफी, क्योंकि आप फिलोसफिकल वे में कर रहे होते हैं, है ना? तो इसीलिए ये कुछ ऐसा चीजें हैं
ये जिस जो मतलब इस दोनों को अलग बनाती है। तो अब हम वापस इस पे आते हैं, विजुअल एलिसिटेशन के कंसिडरेशन पे, जिसमें हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट विद योर रिसर्च डिजाइन एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ये तो तय कर लिया कि एग्जैक्टली वो एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट, रिसर्च स्टेटमेंट क्या है। अब उस रिसर्च स्टेटमेंट को लेके हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद रिसर्च क्वेश्चन बन गया हमारा वही। उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस बिल्ड कर दिया। हाइपोथेसिस के दौरान मुझे उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में बना है वो स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ उस एरिया के संदर्भ में कितना सही है, कितना गलत है, या पूर्णतः सही है कि गलत है ना। तो फिर हमने कोई एक मेथड ले लिया, ठीक है ना। तो जो हमने ये जो डुअल प्रैक्टिस करी है ना, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम बैठे हैं आराम से एक चेयर में बैठे हैं, बैठे बैठे हमारे दिमाग में ख्याल आया कि यार जो आजकल की पेंटिंग्स होती है ना उसमें ट्रेडिशनल सिंबल्स का बहुत डिपिक्शन है, ठीक है, चलो हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बैठे बैठे स्टेटमेंट ये भी तो बन गया, आप जाके तुरंत अपना उसका जुगाड़ कर लीजिए, पता कर लीजिए, ऐसा भी तो कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ हम खोजने जा रहे हैं, ठीक है, जो हम हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आर्ट में हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। अभी आ रही है? जो हाँ सर, अभी आ रही। हाँ सर, अब आ रही। कहाँ तक नहीं आई थी? सर आप कह रहे थे जो चीज हम खोजने जा रहे हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। अच्छा, तो मैं यही बोल रहा था, जब हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को ही, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ही क्यों बिल्ड करते हैं, हम डायरेक्टली क्यों नहीं खोज सकते कोई चीज बिना थियोरेटिकल फ्रेमवर्क किए। हम इतना लंबा एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि क्या मेरा एक्सरसाइज उसकी कोई प्रासंगिकता है कि नहीं है वह तय हो सके। अगर नहीं है प्रासंगिक तो क्यों करना, नहीं करना, ठीक है। दूसरा, उस बारे में पहले से रिसर्च क्या हुआ है, कितना हुआ है, ये जान लेना, ठीक है, कि तब जाके ना हमें पता चलेगा कि वो नया चीज क्या होगा जो मैं खोजूंगा। जब आप लिखेंगे ना कि आपने आपका जो रिसर्च है वो नया, उसमें नयापन क्या है, तो नयापन वही होता है, वो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से निकल के आ जाता है ना। तीसरा चीज, किसी भी चीज के जो है मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं, तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट भी उसमें समाहित हो सके, है ना। जब हम एक जर्नी पे निकले हैं तो हम चलिए 4 लोगों को लेके निकलते हैं, अकेले नहीं जाएंगे। कहावत है ना, एक से भले दो, ठीक वैसे ही। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है जब हम इस तरीके का अप्रोच रखते हैं, जब होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, तब जाके कहीं हम उस पर्टिकुलर सब विषय क्षेत्र में, उस स्पेसिफिक एरिया में हम लोग कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब विजुअल एलिसिटेशन जो होता है वो आपका जो रिसर्च डिज़ाइन होने वाला होता है, जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, उसके बीच की वो कड़ी होता है जिसमें आप प्रॉपर चुनाव कर पाते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर चुनाव कैसे करेंगे? जैसे कि आपने एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बिल्ड किया जिसमें आपने बोला कि जो पारंपरिक प्रतीक हैं, ठीक है, उसका जब हम कंटेम्प्रेरी आर्ट में उसका चित्रण देखते हैं, इमर्जेंस देखते हैं, चित्रण देखते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो हम पाते हैं कि जो फीमेल फिगर है वह जो है डोमिनेंटली उसको चित्रित किया गया है, ठीक है, और पार्शियली गज को, बूटा को, लोटस को भी चित्रित किया गया है ना। हो गया, यस सर। यही था, यस ठीक है। अब आप जो है, अब आपको इसके लिए, अब इसको रिसर्च करना है, इसके लिए रिसर्च डिजाइन करना है,
नाउ यू विल डू द विजुअल एलिसिटेशन। तो कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए उस दिन हमने 4 चित्र लिए, एक कोणार्क टेम्पल का और 3 एक केरला म्यूरल का और 2 जो है गुलाम रसूल संतोष की पेंटिंग का। ठीक है, मैंने एक मेरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक उसमें एस्पेक्ट है। अब मैं क्या किया, मैंने देखा कि भाई आइकनोग्राफिक एक्सपर्ट कौन है। मुझे दिखा कि हाँ भैया ये प्रोफेसर है, वो आइकनोग्राफी के बहुत एक्सपर्ट है, या वो बंदा है वो बहुत सीनियर आदमी है, वो आइकनोग्राफी के बारे में बहुत कुछ जानता है, उन्होंने अपनी किताबें पब्लिश करी। आप सीधे ये फोटोग्राफ प्रिंट किए 12-18 पे पहुंच गए उनके पास। फिर आपने बोला कि सर देखिए ये जो कोणार्क का चित्र है, आप आइकनोग्राफी के दृष्टिकोण से इसके बारे में कुछ हमको ज्ञानवर्धन कराइए। ठीक है, तो बताएंगे कि ये है, इसमें ये आइकन है, ये आइकन है, वो आइकन है, तमाम आइकन है। ठीक है, जो जो आइकन आपने विजुअल मैपिंग के दौरान चुनाव किया होगा ना, तुरंत टिक कर लेंगे, खट 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 खट, क्या मेरा वाला है, इसमें जो इन्होंने बोला उसमें मेरा वाला है, और इसके अलावा 10-15 ये और बोले। ठीक है ना? अब आपने उनसे बोला कि साहब ये कुछ समकालीन कला के कलाकृतियां हैं, ये गुलाम रसूल संतोष सर की जो है 2 पेंटिंग है और एक केरला म्यूरल का एक फोटोग्राफ मैंने लिया है, ये दोनों आप देखिए और देख के मुझे बताइए। अब वो आपने हटा दिया उसको। अब अच्छा, उसमें 3 तरीके होते हैं विजुअल एलिसिटेशन का। मान लीजिए इस केस में आपने उसको हटाया भी नहीं, छोड़ दिया, रहने दिया, कोणार्क वाला जो पिक्चर है, कि सर इसमें देखिए कि जो आपका ये, अच्छा उसी में आपने पूछ लिया कि सर क्या आप ये जितने आइकन्स निकल के आए हैं, इन आइकन्स को ट्रेडिशनल बोलेंगे? क्योंकि ट्रेडिशनल की भी अपनी एक परिभाषा है। ठीक है, तो बोलेंगे कि हाँ ना, या कुछ परसेंटेज बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, है ना? अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ कि अब आपने उनको GR संतोष की दोनों पर पेंटिंग दिखा दी और केरला म्यूरल दिखाया। नाउ यू आस्क उन सज्जन से, उन प्रोफेसर से, सीनियर साहब से कि सर ये जो ट्रेडिशनल सिंबल्स आइकन्स हैं जो आपने कोणार्क टेम्पल में देखा, ठीक है ना, अब आप इसको देखिए कि क्या इसमें वो सारी मौजूद है? फिर उन्होंने बोला कि हाँ ये फीमेल फिगर है, लोटस है, ये है, गज है, वो है, तमाम है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। आपने टिक कर लिया, जैसा तो आपने किया था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, टिक कर लिया। टिक करने के बाद अब आपने उनसे बोला कि जनरलाइज वे में बाकी के ये जो समकालीन चित्रों में बाकी के जो आइकन्स हैं, वे आइकन्स क्या पारंपरिक हैं? क्या वो प्रतीक जो है पारंपरिक हैं, हो सकते हैं? तो बताएंगे कि हाँ ये पारंपरिक है, तो रेफरेंस देंगे आपको कि देखिए ये उसमें मिला, इसमें मिला, उसमें मिला, तमाम बातें बोलेंगे। आपने सब रिकॉर्ड किया, जो जो बोलेंगे आप तुरंत सबको खोजेंगे। ठीक है, या उसको लेके कुछ भी करेंगे। ठीक है ना? तो जो भी कुछ करेंगे उसको सिस्टमेटिक वे में करेंगे, साइंटिफिक वे में करेंगे। वो आपके रिसर्च का एक हिस्सा होगा। रिसर्च जर्नी तो आपकी तभी शुरू हो गई जब आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को बनाना शुरू कर दिया। आप लिटरेचर में गए, गैलरी में गए, म्यूजियम में गए, ठीक है, ऑनलाइन कुछ गैलरी में गए, लोगों से बातचीत की, किसी का प्राइवेट कलेक्शन देखा, है ना? तो आपने एक क्या तरीका अपनाऊंगा वो आपने तय कर लिया कि अब मुझे, मेरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ये था, मैंने विजुअल एलिसिटेशन जो है करा। विजुअल एलिसिटेशन करने के बाद मुझे ये पक्ष और मिले और ये नहीं मिले, मेरी चिंताएं बढ़ गई है। ठीक है, मैं और ज़्यादा, मेरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं। नाउ आई हैव टू स्टिक विद समथिंग सो दैट आई हैव टू डिज़ाइन माई रिसर्च साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली। ठीक है, so in that case visual जो elicitation that help you to align those theoretical framework and research design. Understand? आप लोगों को समझ में आया? यस सर। Very good. Now second is to balance between openness or flexibility of interview with research purpose and activities. ठीक है, तो जब क्या होता है ना कि जब जैसे कि मैं आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एक ही चीज, ठीक है ना?
जैसे कि क्या होता है ना कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ, लाइक इफ आई वांट टू आस्क योर एज, आई कैन डायरेक्टली आस्क योर एज ना, व्हाट इज योर एज, सिंपल, ठीक है, आंसर मी योर एज. इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द रेस्पोंडेंट. ठीक है, वो गुस्से में अच्छा है, खुश मिजाज है, इज कंसर्न अबाउट एनीथिंग, एनी फीलिंग ही हैज, he might have feeling, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली ही आंसर यू हिज एज. तो इस केस में इसकी संभावना ज्यादा है कि वो गलत आंसर करे. ठीक है, नाउ यू स्टार्टेड डूइंग पार्टिसिपेशन टू गेट द रियल फिगर ऑफ द एज, द एग्जैक्ट फिगर ऑफ द एज appropriate. Now you started to doing participation for doing that ना. सो आप जाएंगे उसके पास, सर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, नमस्ते, ग्रीटिंग किया, तो बताएंगे ना कि हाँ मैं पीएचडी कर रहा हूँ. अच्छा सर आपको कितना टाइम हो गया पीएचडी किए हुए, ठीक है, बोला नहीं अभी एनरोल हुआ हूँ मैं, 2-4 महीने हुए हैं, ठीक है, प्री पीएचडी चल रहा है. अच्छा सर इसके पहले आपने मास्टर किया होगा, आप उसको देखेंगे भी एज क्या है, ठीक है, तो बोला हाँ हाँ मास्टर करने के बाद मैंने जॉब किया उसके बाद. अच्छा सर कितने साल का आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा, एकेडमिक एक्सपीरियंस होगा मिला के मास्टर के बाद, तो बोलेगा 6 साल का है. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मास्टर्स यानी कि आपका, फिर आप देखेंगे 2022 है, तो आप कहेंगे अच्छा यानी कि 2022 है तो 2016 में आपकी मास्टर कंप्लीट हुई. तो आप बोलेंगे अच्छा सर 2016 में आपका मास्टर्स हुआ था ना, तो करेक्ट करेगा नहीं 2016 नहीं 15 में हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ भी बोलेगा. फिर आप कहेंगे अच्छा तो आपने मास्टर्स कहाँ से किया, तो बताएगा कहीं से किया. अच्छा बीएफए भी आपने वहीं से किया होगा, तो बोलेगा कि नहीं 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 मैंने बीएफए कहीं और से किया था और बीएफए मास्टर्स के बीच में मेरा इस वजह से 1 साल का गैप हो गया. तो आप करेंगे अच्छा 2015 में इसका मास्टर हुआ यानी कि 2013-15 किया, 12 इसका गैप हुआ, 11 में इसका जो है ये हुआ. ठीक है, फिर आप बोलेंगे 11 में यानी कि अगर 11 में ये हुआ तो बीएफए में ये एनरोल हुआ होगा 2007 में, ठीक है ना. फिर आप कहेंगे अच्छा, तो आप कहेंगे कि सर देखिए क्या है कि विजुअल आर्ट एक ऐसा फील्ड होता है कि आमतौर पे फैमिली अलाउ नहीं करती, आपकी फैमिली इमीडिएटली मान गई थी. तो बोलेगा अपनी स्टोरी कि नहीं यार बहुत मान नहीं रहे थे, पहले मेरा बीए में एडमिशन करा दिए, बीए करते करते 1 साल बीत गया तो मेरा दिमाग खराब हुआ, पढ़ने में नहीं हुआ, फिर मैं इसमें ले लिया. अब तुरंत से आइडिया लगा लेंगे 2006 में उसका इंटर हुआ था. नाउ यू कैन कैलकुलेट कि 17 साल वो एवरेज एज है जिसमें इंटर होता है, तो 2006 से 17 घटाएंगे 1989 एज उसकी पता हो गई. समझ रहे हैं, यस है सर. ना. अब क्या है ना कि उसमें थोड़ा और क्लियर करना, थोड़ा और बातचीत कर सकते हैं. ये तो मैं एक एज का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ. जैसे कोई भी बात है आप डायरेक्टली पूछेंगे तो उसमें वो मैनिपुलेशन हो सकता है, सराउंडिंग की वजह से, फीलिंग की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से, तमाम चीज़ें उसमें मायने रखती हैं. लेकिन जब वही क्वेश्चन आप इन डेप्थ बातचीत से करते हैं ना, तो आपका जो है ना सही आंसर आता है. उससे कभी भी आपका रिसर्च पर्पस या एक्टिविटी अफेक्टेड नहीं होता. ठीक है, समझ और गई. जो रेस्पोंडेंट होता है वो आपके क्वेश्चंस को लेके ओपन भी हो जाता है, आपके साथ भी ओपन हो जाता है टू आंसर. बीच में कोई हेजिटेशन नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कैन सिट प्रॉपरली. ठीक है, जैसे उसको अच्छा लगता हो, यू कैन ईट वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस, उसको जैसे भी अच्छा लग रहा हो, वो आपको भगाएगा नहीं कि यार उसको निपटाते हैं जल्दी जल्दी आंसर करके. ठीक है, तो इस चीज़ के वजह से और इसके साथ साथ हम लोग इन डेप्थ जो इंफॉर्मेशन होता है उसको भी निकलवा लेते हैं. सो वी दैट्स व्हाई वी यूटिलाइज दिस विजुअल एलिसिटेशन. हाँ, कुछ कह रहा था कोई बीच में अभी. सर ओके, नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ विजुअल एलिसिटेशन. ठीक है ना, तो देखिए 3 मेथड होता है. पहला होता है पार्टिसिपेंट ड्रिवन जो कि ओपन है, दूसरा पार्टिसिपेंट ड्रिवन है जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड है, और तीसरा आपका रिसर्चर ड्रिवन है. ठीक है, देखिए पार्टिसिपेंट ड्रिवन इस में क्या होता है कि आप क्या करते हैं ना कि आप जो है, जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको खुद ऑप्शन देते हैं कि वो चुनाव कर सके कि वो किस विजुअल आइटम को लेके जा रहे हैं जिसके बारे में बातचीत करेंगे. मतलब अगर मान लीजिए आप कंटेम्प्रेरी आर्ट में बातचीत करना चाहते हैं, नाउ यू हैव टेकन
printed photograph of some paintings. Let's say you have 30 paintings, ठीक है? Now you want our in-depth interview, so you are expecting or respondent can spend at least half an hour for one painting. Now you have 2 hours for doing this exercise, this activity. So it is very obvious you are going to discuss with any respondent for four different painting, different photographs are painting. ठीक है, बट स्टिल यू आर कैरिंग 30 पेंटिंग्स, ठीक है? तो आप गए उसके पास 30 पेंटिंग का उनको बंच दिया, नाउ यू आस्क कि सेलेक्ट कर लीजिए जो 4 आपको अच्छी लगती है, ठीक है ना? जिसके साथ वो ज़्यादा उनको लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का है, ये मेरे साथ में जुड़ाव है, मैं इसके बाद जानता हूँ, आई कैन एक्सप्लेन दिस वेल, ऐसे करके, ठीक है? उसने क्या किया कि 4 पेंटिंग उठा लिया, ठीक है ना? तो 4 पेंटिंग उठा लिया, फिर आप उसमें बातचीत करेंगे। बातचीत में क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी मैं बता रही हूँ दोनों को एक्सप्लेन करने का। फिर दूसरा आता है आपका पार्टिसिपेंट ड्रिवन, यानी सेमी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सिर्फ इतना अंतर होता है कि उनके पेंटिंग के चुनाव करने के पहले ही या उनके पास जाने के पहले ही आप उनको जो आप क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं उसका सेट पहले मेल कर दिए होते हैं या उनको ब्रीफ कर दिए होते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है कि अब उनके पास एक एक्स्ट्रा, एक एडेड इंफॉर्मेशन है कि नाउ मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस हिसाब से वो उन पेंटिंग का चुनाव करेंगे, ठीक है ना? है क्या सेम स्ट्रक्चर। तीसरा है रिसर्चर ड्रिवन। रिसर्चर ड्रिवन में क्या होता है कि रिसर्चर खुद वो पेंटिंग भी देगा, ठीक है, जिसपे वो चाहता है बातचीत हो, और क्वेश्चन भी वैसे ही पूछेगा, ठीक है ना? ये 3 तरीके के आपके पास मेथड है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नो सर। क्या ये मुश्किल लग रहा है? नहीं सर। अब बात आती है ना कि जब आप इनसे बातचीत करते हैं तो इंटरव्यू में पूछेंगे कैसे, ठीक है, चुनाव कैसे करेंगे। इसके बाद भी कोई स्लाइड है? हाँ, नहीं है, चलिए स्लाइड तो खत्म हो गया है, अब लास्ट में क्वेश्चन बताते हैं। स्टॉप शेयर। अब सवाल ये आता है कि हम लोग क्वेश्चन को पूछेंगे कैसे। ये जो क्वेश्चन पूछने का, बातचीत करने का जो एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन को निकालने का जो कड़ी है, श्रृंखला है, इसको कैसे आप करने वाले हैं, ठीक है? तो बात यह है कि सबसे पहला सवाल ये होता है, जब जैसे कि पहला जो था आपका पार्टिसिपेंट ड्रिवन में जो ओपन वाला था, उसमें आपने उनको बोला कि भाई इसमें से कोई भी 4 निकाल लीजिए। उन्होंने 4 निकाल लिया। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि ये 4 पेंटिंग ही आपने क्यों चुना? पहला प्रश्न ये आएगा, ठीक है? उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट किया कि देखिए ये 4 ऐसे हैं जिसके बारे में मैं जानता हूँ, इसके बारे में सुना था, ठीक है, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा वैसा है। फिर तुरंत आप बोलेंगे कि अच्छा आपने बोला इसके बारे में आपने सुना था, तो आपने किससे सुना था? देखिए ये क्या होता है ना, स्टिमुली से लेके स्पेसिफिक तक का जो हमारा ये सीरीज बनता है क्वेश्चन का। मतलब फर्स्ट हम लोग बहुत आसान वाला क्वेश्चन पूछेंगे और ब्रॉड वाला क्वेश्चन, आसान और ब्रॉड, ठीक है? उसके बाद धीरे 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 उसको ना स्पेसिफिक एकदम क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम मुद्दे पे, है ना? क्या बोलते हैं, एकदम मुद्दे पे जाके चोट कर देना कि हाँ ये मुझे मिल गया, यही चाहिए था, ये मेरे रिसर्च पर्पस से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना? तो आपने बोला कि भाई आपने कहाँ से सुना था,
तो बोलेंगे कि मैं एक बार एक गैलरी में गया था, वहाँ पे एग्जीबिशन में था लगा हुआ पेंटिंग, तो वहाँ पे जो गैलरी में क्यूरेटर थे तो वो पेंटिंग के बारे में समझा रहे थे, तो उन्होंने ऐसे से समझाया था। आप तुरंत नोट कर लेंगे गैलरी में गए थे, और फिर पूछेंगे कि सर वो कौन सी गैलरी थी, गैलरी का नाम, क्यूरेटर का नाम आपको याद है, नहीं याद है, या है, यस याद है तो नाम लिख लिया, नहीं याद है तो नहीं लिखा, किस दौरान हुआ था एग्जीबिशन, ये वो करके आपने हो गया लिख लिया। ये बाद में आप चल के ना इंटरव्यू होने के बाद आप पता करेंगे उस फला गैलरी में उस दौरान कोई एग्जीबिशन हुआ तो किसने क्यूरेट किया था, क्यूरेटर कौन था, ठीक है ना। तो फिर आप उस डेटा को फिल कर लेंगे और बातचीत करके, ठीक है। आपने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि अब ये जो आंसर करने वाले हैं महाशय ना पेंटिंग के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं उनका वो जो गैलरी वाले ने एक्सप्लेन किया था ना, उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो इसमें जरूर शामिल होगा, इनके जो स्टेटमेंट्स होंगे उनमें जरूर शामिल होंगे, ठीक है ना। तो कहीं वो कम्युनिकेशन बायस ना हो जाए, इसलिए जरूरी है कि मैं इन चीज़ों को ध्यान में रखूँ, ठीक है। मैं देखूंगा बाद में कि उनकी बातों में से क्या हटाना है क्या निकालना है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ये, फिर बोले कि अच्छा साहब उन्होंने क्या बोला था उस दिन, जब कुछ भी जो कुछ आप रिकॉल कर पा रहे हो तो बताइए उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था। तो वो बोलेंगे कि अरे वो बता रहे थे ऐसे है वैसे है तैसे है करके बता रहे थे, ठीक है। या आपने उसको, रिकॉर्डर होगा आपके पास, उसको बोलते हैं डिक्टाफोन, ठीक है, उसमें आपने रिकॉर्ड कर लिया, या मोबाइल में ही रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, या लिखते गए स्पीड अच्छी है तो। उसके बाद आपने बोला कि अब आप बताइए आपको कैसे लगा कि आपका इससे जुड़ा। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया। यस सर आ रही। तो मैं कहाँ था, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि हाँ, अब मैंने उससे पूछा कि अच्छा जो आप इसके बारे में जो आपने सुना वो आपने पर्टिकुलर उस क्यूरेटर से सुना, उस क्यूरेटर का जो आपने सुना हुआ वर्जन था जो आप रिकॉल कर सकते थे वो आपने बता दिया। नाउ आप क्या जानते हैं वो आप बताइए। तो वो फिर आदमी अपना बताता गया चीजें, वो आपने लिखते गए, ठीक है। लिखने के बाद आप ये तुरंत इवेलुएट करते रहेंगे साथ के साथ कि जो बताया ये ऑटोमेटिकली बहुत स्वाभाविक सी चीजें जो लोग कर लेते हैं कि वो अलग वाली बात कौन सी बता रहे हैं, ठीक है ना।
वो जो अलग वाली बात बता रहा है, अब आपके सारे क्वेश्चन जो आने वाले होंगे ना स्पेसिफिक, उसी में से डिराइव होके आएंगे, ठीक है ना, कि और वही आप पूछते जाएंगे। फिर वो जो पर्टिकुलर चीज है, जो मान लीजिए कोई विषय है उस चित्र में, तो उस विषय के बारे में जो चित्र में जो चित्र में चित्रित विषय है, उस चित्रित विषय से उन्होंने क्या परसीव किया, उस जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित उनकी अपनी क्या राय है, ओपिनियन है, ठीक है ना, तो वो आप पूछेंगे, ठीक है ना। बेसिकली उनके अनुभवों के बारे में पूछेंगे, अनुभव ये साल वाला नहीं, वो क्या महसूस करते, फीलिंग्स क्या है, वो सब चीजें आप उनसे पूछते रहेंगे, ठीक है ना। और साथ के साथ आप ये भी कोशिश करते रहेंगे कि आप उनसे बातचीत करते समय, ठीक है, अगर कहीं भी वो ऐसा जिक्र करते हैं कि ये फला आदमी जो है ना, इसके बारे में बहुत अच्छा बताएगा, नाम नोट करिए, उनके पास जाइएगा जरूर, ठीक है ना। ऐसे करके आपको कुछ उन्होंने एक डेटा सेट इकट्ठा करके दिया भर के, क्योंकि वो वर्बल था, लिखना तो था नहीं, इसलिए वो करीब करीब 500 से 800 वर्ड का डेटा इकट्ठा होता है एक इंटरव्यू में। अगर 20 मिनट का इंटरव्यू है तो आराम से 800 1000 वर्ड तो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब सवाल आता है कि हमें करना क्या है, एनालिसिस। हमने डेटा यहाँ से तो डेटा इकट्ठा किया, जो हमने विजुअल एलिसिटेशन हम कर रहे हैं, यहाँ से डेटा इकट्ठा हो रहा है, अब इसको इसी डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए विजुअल एलिसिटेशन से इकट्ठा किए गए डेटा का दो ही एनालिसिस होता है, या तो कंटेंट एनालिसिस होता है या तो थीमेटिक एनालिसिस होता है, या तो कंटेंट एनालिसिस होता है या तो थीमेटिक एनालिसिस होता है। अच्छा, थीमेटिक एनालिसिस, अभी कंटेंट एनालिसिस समझ लेते हैं। थीमेटिक एनालिसिस कई तरीके का हो जाता है, उसके बारे में भी मैं आगे क्लास में मैं बता दूंगा किसी में भी, या इसी से कनेक्ट करा के, ठीक है ना। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है ना, कंटेंट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है ना, कि आपके पास एक सेट क्वेश्चंस होते हैं, उस सेट क्वेश्चन के कुछ आंसर्स होते हैं। नाउ वी हैव टू एक्सप्लोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम वर्ड्स, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सम स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है ना, इन द आंसर, ठीक है। मतलब कि आपने कुछ क्वेश्चंस पूछा होता है, उस क्वेश्चंस के कुछ जवाब होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि पर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स आप बनाते हैं, उस कीवर्ड्स को आप आंसर में ढूंढते हैं किसी एक्स वाई जेड आंसर में, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा, ऐसा हो सकता है जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा था ना, उसका जो जवाब आपने पहले दिया, लेकिन बाकी के 3 क्वेश्चन में से चौथा क्वेश्चन था जिसमें पार्शली आपने उसका भी जवाब दिया, तो वह ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, कीवर्ड्स आप बना लेते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और वही कीवर्ड्स डिटेक्ट करता है, वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके बता देता है फ्रीक्वेंसी कितनी है। अच्छा, इसको आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर होने से क्या है कि हमें इतना दिमाग नहीं लगाना कैसे डिटेक्ट करना है। तो एक सॉफ्टवेयर है, नाम लिख लीजिए आप लोग, एन वीवो प्रो, मैं चैट बॉक्स में नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एन वीवो प्रो एक सॉफ्टवेयर का नाम है, 12th इसका वर्जन है, ठीक है ना। इसके अलावा आर स्टूडियो भी है, ठीक है ना। लेकिन एन व्यू प्रो सबसे आसान है। देखिए क्या आसानी क्या है, कि आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग हो, आपके पास वीडियो हो, आपके पास लिखा हुआ हो, एमएस ऑफिस में कोई किसी भी तरीके का फॉर्मेट है, आप इंपोर्ट करा देंगे, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, वो सीधा लेगा उस फॉर्मेट को और कर देगा। इसमें करता क्या है, वो होता है ये परसेंटेज कवरेज बताता है, ठीक है ना। कवरेज कैसे बताएगा कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड, वो कीवर्ड उस पर्टिकुलर उस एक कहते हैं ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक जो 800 900 शब्दों का एक लच्छा है, गुच्छा है, गुच्छे में उस पर्टिकुलर शब्द का कितनी बार जिक्र हुआ है, परसेंटेज में बताएगा वो, ठीक है। नंबर भी बताएगा, परसेंटेज भी बताएगा। पहले परसेंटेज बताएगा कि हाँ भाई साहब 70% हुआ, 75% हुआ, है ना। और परसेंटेज वाइज वो सबका लिस्ट बना के दे देगा कि सबसे ज्यादा ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है ना।
ऐसे आपके पास लिस्ट बन जाएगा। अब क्या है, इस परसेंटेज के बनने के बाद अब आप इसमें जो है डिफरेंट, ये भी जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक शब्द है एक्स, उस एक्स का 70% आया, तो आप क्लिक करेंगे ना, तो वो जो एक्स वर्ड कीवर्ड है, एक्स कीवर्ड की का जिक्र कौन कौन सा आंसर में हुआ, ठीक है। तो जिस आंसर में, एक आंसर ओपन एंडेड आंसर में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो जिस स्टेटमेंट में, जिस सेंटेंस में वो पर्टिकुलर कीवर्ड आया, उस स्टेटमेंट को उठा के आपने बाहर कर लिया, ठीक। और ऐसे करके करके आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है। 70% वाला मान लीजिए कि 36 स्टेटमेंट उसके हैं, उसमें 36 सेंटेंसेस हैं, तो 36 सेंटेंस को लाके अपने जो MS ऑफिस होता है उसको खोल के एक तरफ रख दिया, दूसरे का ऐसे ऐसे करके अलग अलग ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद वो जो अलग अलग 36 है ना, 36 को क्लब करके कंसाइज कर लिया। हो सकता है कि एक ही बात रिपीट हुई हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको कंसाइज करके एक ग्रुप कर दिया, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ बना लिया और उस पैराग्राफ का एक टाइटल दे दिया, ठीक। अब यही चीज डिजर्टेशन में लिखेंगे कैसे, टाइटल बनाने के बाद अब जब आप उसको डिस्कस कर रहे होंगे ना थीसिस में लिखते समय डेटा, तो आपने उसी को टाइटल लिखा कि XYZ, अब उसके अंदर वो पैराग्राफ लिख दिया जो आपने बनाया। अब उसके बाद जो 36 सेंटेंस था, किसने किसने बोला था, अलग अलग लोगों, उन सभी लोगों का नाम लिया और उस स्टेटमेंट को ढूंढा, और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा में वहां पे जो इम्पोर्टेंट वाला है ना उसको मेंशन भी कर दिया, ये रहा। तो ऐसे हो रहा है कि जो ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि जो पारंपरिक, हाँ, जो पारंपरिक प्रतीक हैं उनका जो कंटेम्प्रेरी आर्ट में चित्रण है, ये ज़्यादातर म्यूरल में देखा गया, ठीक है ना। म्यूरल में जब इसको सबसे ज़्यादा म्यूरल में देखा जाए तो उसमें पारंपरिक सिंबलों में से ये सिंबल इतनी बार इस कलर में, इस रंग में, इस तरीके से, उस तरीके से लिखा गया, ठीक है। इस संदर्भ में मैं प्रोफेसर XYZ से बात किया तो उन्होंने ये आंसर किया, तो वो जो एक थोड़ा होगा ना इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही रनिंग मैटर में आपने लिख दिया, ये आपका कंटेंट एनालिसिस कर भी दिया, डेटा हमने इकट्ठा कर लिया विजुअल एलिसिटी से, पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किया, विजुअल एलिसिटेशन किया, उसके बाद हमने कंटेंट एनालिसिस किया, कंटेंट एनालिसिस के बाद हमने लिख दिया, लिखने के बाद कंक्लूजन कर दिया, आपका साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ठीक है ना। बस इतना होता है, जब आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं तो ये सब कुछ लिखने के पहले आप बताते हैं ऊपर रिसर्च मेथोलॉजी वाले जगह में कि आपने इतने लोगों का सिलेक्शन किया था या इतने लोगों से बातचीत किया था, और वो उन लोगों का एज ये था, जगह ये था, जो भी आप डेमोग्राफिकल जो भी विवरण दे सकते हैं वो विवरण देते हैं और लिख देते हैं। और चुनाव करने का भी एक तरीका, मतलब एक एलिजिबिलिटी भी तय करते हैं कि मैं किसको चुनूंगा, हर किसी से इंटरव्यू नहीं ले सकता, तो वो कौन लोग होंगे जिनको चुनूंगा, ठीक है। ओके सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। शुभम मैम आप हैं? आप लोगों ने कल कुछ परसों वाले एक्सरसाइज में किया था, किसी ने कुछ किया था? सर ये पूछना था, हाँ ये जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, हाँ, जो तो साइंटिफिक रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकता है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है? दोनों ही होता है। दोनों हो सकता है। आपने अगर अपना PhD करने के पहले रिसर्च का मेथड डिजाइन किया है और प्रॉपर एक मेथोलॉजी फॉलो किए हैं, तो वो आपका रिसर्च जो है साइंटिफिक रिसर्च कहलाएगा, नो मैटर कि आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, ठीक है। जो आप नंबर देखते हैं ना, फिगर देखते हैं, टेबल देखते हैं ना, ठीक है, तो उस तरीके की रिसर्च को हम एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं, ठीक है ना। और एम्पिरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव में भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव में भी हो सकता है। यस सर। तो सर मतलब आपने जो बताया तरीका वो एम्पिरिकल के ही अंतर्गत आएगा ना? नहीं 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 नहीं, ये साइंटिफिक है, क्वालिटेटिव है, एम्पिरिकल कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, एम्पिरिकल मतलब जैसे कि जहाँ का यूज होगा वो होगा एम्पिरिकल। नहीं, मैं बता रहा हूँ एम्पिरिकल कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए फैक्टर एनालिसिस हम कर रहे हैं,
जैसे मैंने थीमेटिक की बात करी, मान लीजिए मैं ट्रेडिशनल सिंबल है और क्या था पहला वाला, फीमेल फिगर के डोमिनेंस को मुझे सिद्ध करना है, ठीक है ना, कि भाई अब मैं कह रहा हूँ एक फाइनल स्टेटमेंट है कि फीमेल फिगर ही ज़्यादा सबने किया है पारंपरिक चिन्हों के रूप में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया ना कि और भी चिन्ह है उनके साथ फैक्टर बनाऊंगा और देखूंगा कि मेरे फीमेल फिगर वाले में वो इकलौता बने जो सर्वसम्मति होता है ना, उस तरीके से उसके रेस्पोंडेंट ने रेस्पॉन्स किया हो, ठीक है। वो अकेला बन गया, बाकी सबका भी क्लब क्लब करके बनेगा वो, ठीक वैसे एस वाई नो जो था। लेकिन जब मैं फैक्टर एनालिसिस करूंगा ना, तो मैं बहुत सारे लोगों से लिकर्ड स्केल पे क्वेश्चन पूछूंगा। जब लिकर्ड मान लीजिए 5 पॉइंट का लिकर्ड स्केल है, जब मैं डेटा लोड करूंगा ना, तो जैसे कि या तो 5 पॉइंट लिकर्ड स्केल मान लीजिए सहमति असहमति पे हमने पूछा, तो एक पूर्णतया सहमत हो गया, एक सहमति हो गया, एक हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सी है उदासीन। हाँ, हाँ तटस्थ या फिर जो तटस्थ। हाँ, तो पूर्णतया सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत और पूर्णतया असहमत, ठीक है ना। तो जब आप डेटा की सॉफ्टवेयर में एसपीएसएस में लोडिंग कर रहे होंगे ना, तो आप लेबलिंग करेंगे। मान लीजिए पूर्णतया सहमत को 1 कर दिया और पूर्णतया असहमत को 5 कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपका 1 2 3 4 5 पाँच पाँच अलग अलग डिजिट है। ये हो गया पूर्णतया सहमत का, ये हो गया सहमत का, ये हो गया तटस्थ का, ये हो गया असहमत का, ये पूर्णतया असहमत का। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लोगों ने जवाब दिया होगा, तो किसी का जवाब आएगा 5, किसी का आएगा 3, किसी का आएगा 2, किसी का आएगा 1, किसी का आएगा 4, ठीक है ना। वैसे ही डेटा आपने लोड कर लिया। अब मान लीजिए कि जब वो फैक्टर बना रहा होगा ना, आपने एक मीन ले लिया, मीन लेना होगा ना, तो देखेंगे कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 50 लोगों से पूछा, तो 50 लोग सहमति और असहमति के लेवल पे उनका क्या मीन आ रहा है, मतलब आमतौर पे, मतलब सबका मिला के एवरेज औसत, ठीक है ना। तो आपने देखा 2.56 आया, ठीक है। तो 2.56 तटस्थ ही कहलाएगा, है ना। जब जो भी चीज तटस्थ पे है ना, तो आप आगे रिसर्च नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, कि आगे कुछ मिलने वाला है जब यहीं पे तटस्थ हो गया। आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए वेरिएशन दिख रहा है आपको, तो अब यहाँ तमाम चीजें हैं, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है, ठीक है। सर तटस्थ का ही मतलब होता है नल है। हाँ तटस्थ का ही होता है, हाँ, ठीक है। तो तमाम तरीके का आप टेस्ट लगाएंगे, नीड जिसकी जैसी पड़े, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस भी वैसा ही टेस्ट है। जब फैक्टर करते हैं ना, तो उसमें मीन भी आता है, मीन तो पहले ही आ ही जाता है। तो उसमें ना क्लब बनता है और वैल्यू बनता है, मतलब पहले से आप तय करते हैं। नॉर्मली ये सेट होता है सोशल साइंस में कि जो हमारा क्या बोलते हैं, अरे ये क्रॉम्बेल अल्फा किसको बोलते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू तय होता है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू 0 पॉइंट, मतलब 95% का हम 5% का सिग्निफिकेंट वैल्यू लेके चलते हैं, मतलब 100 में से 95% सही होने का अनुमान रहेगा और 5% गलत होने का अनुमान रहेगा। तो ये मोस्टली यही होता है। लेकिन जब एक्सेप्टेबिलिटी की बात आती है, तो क्रोन बैच अल्फा पे हम 70% तय करते हैं और देखते हैं कि जैसे कि ये लिक्विड स्केल पे, कि अगर मान लीजिए कि 5 में से 5 का 75%, 70% कितना आएगा, 3.5। अगर मेरा 5वें पे पूर्णतः असहमत है, अगर 3.75 मीन, 3.5 मेरा मीन आया, तो इसका मतलब ये है कि पूर्णतः असहमत को मैं मान के चलूँगा, है ना, एक मीन की वजह से। और वैसे ही जो भी है, अगर मैं 30% से नीचे आ गया, मतलब 30 कितना हो गया, 5 का 5 1.5 के नीचे आया, तो पूर्णतया सहमत को मैं मान के चलूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने एक्सप्लेन कर दिया मीन को लेके। वो मीन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये बस एक आपके आरंभिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। उसके बाद जो भी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना, अनोवा करते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है ना, और उन सब दृष्टिकोण में जो आप स्टडी करते हैं वो इम्पिरिकल आता है। बेसिकली क्या होता है, जब क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो
यस सर, उस तरीके की एनालिसिस आपकी एम्पिरिकल एनालिसिस, समझ गए सर। ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ सर, हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग कुछ करिए और प्रैक्टिस करिए, सब भूल जाएगा। चलिए गुड बाय, आप लोगों का जब नेक्स्ट क्लास होगा तब हम मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर